Foundations of Indian Culture in Light of Sri Aurobindo। आज हम इंडियन आर्ट चैप्टर 1 की संक्षिप्त में देखेंगे। श्री अरविंद ने भारतीय कला पर अपना विवेचन क्यों रखा? श्री अरविंद कहते हैं कि किसी भी जाति के लिए कला उसकी संस्कृति का सौंदर्यमय पहलू होती है और उसका मूल्यांकन करने के लिए उतनी ही सूक्ष्म परीक्षा और सतर्कता की अपेक्षा होती है जितनी कि दर्शन, रिलीजन, सेंट्रल फॉर्मेटिव आइडियाज यानी कि केंद्रीय रचनात्मक विचार में रखी जाती है। दर्शन और धर्म भारतीय जीवन के आधार रहे हैं, तो कला एवं साहित्य भारतीय जीवन की अर्थपूर्ण सौंदर्यात्मक रूपों की सचेतन अभिव्यक्ति रही है। भारतीय कला संबंधी भ्रांति दूर करने के लिए मिस्टर हैवेल एंड डॉक्टर कुमारस्वामी ने अपने ग्रंथों में उचित प्रयत्न किया था। फिर भी श्री अरविंद ने दो कारणों से भारतीय कला ऊपर 4 निबंध लिखे। पहला कारण यह कि मिस्टर हैवेल और डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जैसे कई विद्वान लोगों ने भारतीय कला संबंधी भ्रांति दूर करने का जरूर प्रयत्न किया। फिर भी श्री अरविंद को लगा कि भारतीय संस्कृति के मूल प्रेरक भाव के विषय में कोई भी पूर्व धारणा बनाने के लिए कला के कुछ प्राथमिक तत्वों का अधिक व्यापक और अनुसंधानपूर्ण विवेचन करना आवश्यक है। दूसरा कारण भारत के युवा को अपील करना था जो दीर्घकाल तक विदेशी शिक्षा, दृष्टिकोण और प्रभाव के कारण पथभ्रांत रहने के बाद अपने अतीत और भविष्य के संबंध में फिर से स्वस्थ और सच्चे विचार की ओर मुड़ रहे हैं। पैरा 2 में श्री अरविंद कहते हैं कि निसंदेह मिस्टर आर्चर युक्तिवादी है और दर्शन के निंदक रहे हैं, इसलिए अधिकांश तुच्छ, असंगत, निरर्थक पदावलियों का सहारा लेकर भारतीय कला के बारे में अपनी अंध आग्रहपूर्ण नीति का अनुसरण करते हुए व्यापक निंदा की। उनकी सब बातों का विस्तार पूर्वक उत्तर देना समय गंवाना जैसा है और अंधे आदमी को रंगों पर व्याख्यान देने जैसा हो जाता है। जिस चीजों के मर्म में जाने की उसकी पैठ ही नहीं थी, तो मिस्टर आर्चर को निर्णयात्मक आलोचना करने का यत्न ही क्यों करना चाहिए? पैरा 4 में हम देखेंगे कि मिस्टर आर्चर का अंध ज्ञान अंतःप्रेरणा के बारे में कैसा था। मिस्टर आर्चर का मन फिलोसॉफी एंड आर्ट यानी कि दर्शन और कला के बीच में उलझा हुआ रहता था। भारतीय कला का आधार पूर्णतया शास्त्र सम्मत है और इसका भाव आध्यात्मिक और अंतर्ज्ञानात्मक भी है। मिस्टर आर्चर अंतर्ज्ञान को कल्पनाएं कहना पसंद करता है। जब मिस्टर हैवेल ने बुद्ध के अंतर्ज्ञान का न्यूटन के अंतर्ज्ञान के साथ संबंध जोड़ा, तो मिस्टर आर्चर ने अपने अंध ज्ञान से आक्षेप करते हुए कहा कि न्यूटन का अंतर्ज्ञान एक लंबी बौद्धिक प्रक्रिया का परिणाम था, जबकि बुद्ध का अंतर्ज्ञान किसी भी प्रकार की
बौद्धिक प्रक्रिया या किसी भी परखी जा सकने वाले अनुभव पर आधारित नहीं था। मिस्टर आर्चर के बारे में श्री अरविंदो कहते हैं कि आवर critic has a remarkably confused mind, and to follow him is to be condemned to divagate. श्री अरविंद कहते हैं कि मिस्टर आर्चर का अनुसरण करना मानो पथभ्रष्ट होने का दोषी बनना है। श्री अरविंद अंतः प्रज्ञा यानी कि अंतर्ज्ञान को समझाते हुए कहते हैं कि साइंस संबंधी अंतर्ज्ञान और कला विषयक अंतर्ज्ञान का शक्ति स्रोत एक ही हो सकता है, लेकिन प्रयोग में, प्रक्रिया में भिन्न भिन्न गुणधर्म और रंग रूप के साथ प्रकट हो सकता है, जैसे कि लियोनार्डो दा विंची में था। Leonardo Vinci's remarkable incisions in science and his creative incisions in art started from the same power, but the surrounding or subordinate mental operations were of a different character and color. श्री अरविंदो इधर कहते हैं कि it is not surprising that one who ignores them should misunderstand the strong and subtle artistic creations of India. जो कोई इस प्राथमिक विचार की उपेक्षा करेगा वो भारत की सूक्ष्म और ओजस्वी कलात्मक कृतियों को गलत ढंग से समझेगा। पैरा 6 में श्री अरविंदो कहते हैं कि यूरोपीय मन के लिए भारतीय कला एक बर्बर, अपरिपक्व एवं विकराल वस्तु थी जो भारतीय कला प्रति घृणा करती थी। उसका कारण था सीमित सांस्कृतिक शिक्षण और सीमित दृष्टि बिंदु। अब कुछ परिवर्तन हुआ है, उसका कारण है यूरोपीय संस्कृति का दृष्टिकोण अद्भुत रूप से एकाएक विस्तृत बना है। Even though the old ideas still largely rule. पैरा 7 में श्री अरविंदो कहते हैं, परंतु यह परिवर्तन इतनी दूर तक नहीं गया जो महान भारतीय कृतियों की सूक्ष्मता और गहराइयों का मूल्यांकन कर सके। पैरा 8 में श्री अरविंदो कहते हैं कि कला के मूल भाव, लक्ष्य और हेतु की उपेक्षा करके उसकी आलोचना करना व्यर्थ साबित हो जाता है। A comparative criticism has its use, but the essential understanding must precede it if it is to have any real value. यानी कि श्री अरविंद कहते हैं आलोच्य वस्तु के मूल तत्व को समझकर की गई तुलनात्मक आलोचना उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध हो सकती है। आगे श्री अरविंदो कहते हैं कि साहित्य की आलोचना करना आसान है, जबकि कलाओं की आलोचना करना कठिन है, जहां भावनाओं का भेद गहरा होता है और मध्यस्थता करने वाले शब्द का अभाव भी होता है। श्री अरविंद ने यूरोप की कई सुप्रसिद्ध कृतियों में आध्यात्मिक अर्थ ढूंढ निकालने की चेष्टा की तो मालूम पड़ा कि सुप्रसिद्ध कृतियों में बहिर्मुख कल्पना, रंग कौशल, परिकल्पना की सुंदरता एवं शक्ति सब कुछ था, लेकिन उपरितल के नीचे विद्यमान जो संकेत होते हैं वह पर्याप्त नहीं थे। श्री अरविंद दो कृतियों के बारे में बताते हैं, एक आदम एंड ईव और दूसरा सेंट जॉर्ज
स्लेइंग द ड्रैगन। आदम और ईव का इंद्रिय सुलभ सौंदर्य मुझे मानव जाति की माता या पिता का दर्शन नहीं कराती। दूसरा, अजगर का वध करते हुए सेंट जॉर्ज में अजगर की उग्रता के पीछे एक भीषण अशुभ की सर्जनशील मूर्ति का दर्शन भी मुझे नहीं हुआ। सामान्य यूरोपीय मन केवल उसी चीज को पकड़ पाता है जो यूरोपीय प्रयत्न से मिलती जुलती है। यूरोपीय मन के लिए बड़े अक्षरों वाली देवनागरी लिपि में लिखी हुई गीता एक बर्बर, भीषण या निरर्थक वस्तु है, परंतु आधुनिक लिपि में वही गीता मानवीय और बुद्धिगम्य हो जाती है, क्योंकि अब वह भारतीय नहीं रहती। इसका कारण समझाते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि साधारणतया मन एक ऐसी चीज में रुचि रखता है जिससे वह चीज परिचित हो, जो आकार एवं पद्धति वह देखता है, और उसे जो अपरिचित तथा अपने नियमों के विपरीत पाता है तो विद्रोह, घृणा और जुगुप्सा अनुभव करता है और उसका भीषण, बर्बर, कुरूप, निरर्थक घोषित कर देता है। मिस्टर आर्चर ज्ञानी बुद्ध को देखते हैं तो उसे वो परम, अगाध और अनंत आध्यात्मिक शांति नहीं देख पाता और कहता है उनमें कुछ भी नहीं है तो केवल झुकी हुई पलकें, अचल आसन और निस्तेज चेहरा। उससे हमें मिस्टर आर्चर की नासमझी, उसके मन की अंधकारपूर्ण खिड़की, बंद दरवाजा दिखाई पड़ता है। पैरा 13 में श्री अरविंद कहते हैं, समस्त महान कलात्मक कृति अंतर्ज्ञान की एक क्रिया से होती है, किसी बौद्धिक विचार या उज्जवल कल्पनाओं से नहीं। श्री अरविंद कहते हैं कि यूरोपीय कलाकार अपनी अंतःस्फुरणा जीवन और प्रकृति में विद्यमान किसी बाह्य रूप से प्राप्त करता है। यदि उसकी अपनी अंतरात्मा की किसी वस्तु से उद्भूत होती है तो तुरंत ही उसका संबंध एक बाह्य अवलंबन के साथ जोड़ देता है, जबकि भारतीय कलाकार अपनी अंतःस्फुरणा से प्राप्त किसी शक्ति या किसी संकेत को नीचे जड़ जगत तक ले आता है, वो जीवन को अनंत आत्मा की अभिव्यक्ति समझता है। श्री अरविंद कहते हैं, A seeing in the self accordingly becomes the characteristics method of the Indian artist, and it is directly enjoined on him by the canon। यानी कि आत्म के अंदर देखना ही भारतीय कलाकार का अपना विशेष तरीका होता है, और यही कला संबंधी शास्त्र का उसके लिए विधान भी हो जाता है। उसे जिस चीज को व्यक्त करना होता है उसका सत्य पहले अपनी आध्यात्मिक सत्ता में देखता है। अपने प्रेरणा स्रोत के लिए बाह्य जीवन और प्रकृति पर दृष्टि डालने के लिए बाध्य नहीं है। स्थूल रंग, रूप, रेखा और योजना उसके अभिव्यंजन के भौतिक साधन है। उसकी अंतर्दृष्टि के सामने जो सत्य प्रकट होता है उसके साथ एकाकार बनकर रेखा और रंग आदि वस्तुओं द्वारा प्रकाशित करता है।
बुद्ध की प्रतिमूर्ति द्वारा निर्वाण की शांति को अभिव्यक्त करना उसका उद्देश्य होता है। यदि हमें भारतीय कलात्मक कृति के संपूर्ण अर्थ में प्रवेश करना है, उसको समझना है, तो हमारे अंदर एक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि या संस्कृति का होना आवश्यक है। अंतर्ज्ञानात्मक एवं आध्यात्मिक कला को अंतर्ज्ञानात्मक एवं आध्यात्मिक आंख से भी देखना होगा और उसकी उपेक्षा करना, उसे बिल्कुल ही न समझना या बहुत गलत समझना हो जाता है। लास्ट पैराग्राफ 16 में श्री अरविंद कहते हैं, भारतीय स्थापत्य, चित्रकला और मूर्तिकला अपनी अंतः प्रेरणा में भारतीय दर्शन, धर्म, योग और संस्कृति की घनिष्ठ अभिव्यक्ति है। बड़े तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय कला भारत के आध्यात्मिक, चिंतनात्मक और धार्मिक अनुभव की पवित्र, सौंदर्यपूर्ण लिपि रही है। भारतीय कला के बारे में उसकी गहराई को समझने के लिए भारतीय संस्कृति के आधार ग्रंथ में श्री अरविंद के लिखे हुए 4 निबंध हमें जरूर पढ़ना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए। अस्तु।